नमस्कार दोस्तों, नमस्कार। आज हमारी हिंदी की क्लास फिर से शुरू हो रही है। इसके अंदर हमने बात की थी वर्ण विचार के बारे में। वर्ण विचार हमारा चल रहा है। वर्ण विचार के अंदर हमने मात्रा या उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर पढ़े थे कि स्वर कितने प्रकार के होते हैं। जैसे सबसे पहले हम वर्ण, इसकी चर्चा करते हैं वापस। वर्ण क्या होता है? वर्ण होता है भाषा की सबसे छोटी इकाई। क्या होती है? भाषा की सबसे छोटी इकाई। और वर्ण की परिभाषा देखो, भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई ध्वनि के लिखित रूप को वर्ण कहते हैं। जैसे हम बोलते हैं ए, हम ए जैसे क, आ, इस प्रकार से जैसे इन चिन्हों को बोलते हैं तो ये होता है वर्ण, ध्वनि। और अगर इन चिन्हों को हम लिखते हैं तो इसे कहते हैं वर्ण। जैसे भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई ध्वनि के लिखित रूप को ही वर्ण कहते हैं। वर्ण किसे कहते हैं? भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई ध्वनि के लिखित रूप को वर्ण कहते हैं। वर्ण की परिभाषा हो गई। अब फिर वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? दो। एक तो स्वर और एक व्यंजन। इनकी बात की थी। एक तो स्वर और एक व्यंजन। वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। एक तो होता है स्वर और एक होता है व्यंजन। स्वर की परिभाषा, जिस वर्ण को बोलते समय किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं ली जाती उसे तो स्वर कहते हैं, और जिस वर्ण को बोलते समय किसी अन्य वर्ण की सहायता ली जाती है उसे व्यंजन कहते हैं। क्या कहते हैं? व्यंजन कहते हैं। जिस वर्ण को बोलते समय किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं ली जाती उसे स्वर कहते हैं, और जिस वर्ण को बोलते समय किसी अन्य वर्ण की सहायता ली जाती है उसे क्या कहते हैं? व्यंजन कहते हैं। अब सबसे पहले हम इस स्वर की बात करते हैं। इस स्वर की बात करते हैं कि स्वर कितने प्रकार का होता है, कौन कौन से प्रकार है, इसके अलग अलग प्रकार के बारे में आज चर्चा करेंगे। सबसे पहला प्रकार लिया था हमने मात्रा या उच्चारण में लगने वाला समय। मात्रा या उच्चारण में लगने वाला समय, इसके आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं। जैसे 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। मात्रा या उच्चारण में लगने वाला समय के आधार पर 3 प्रकार के स्वर होते हैं। पहला कौन सा है? ह्रस्व स्वर, दूसरा दीर्घ, तीसरा प्लुत। हमने 2 की चर्चा कर ली थी पिछले कक्षा में, ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर की। आज करेंगे प्लुत स्वर की। पहले ह्रस्व स्वर देखते हैं कौन कौन से। एक तो ए, एक ई, एक ऊ और एक री। ये होते हैं 4। कितने होते हैं? 4। कौन कौन से? एक तो ए, एक लघु ई, एक लघु ऊ और एक री। और दीर्घ स्वर के अंदर एक तो आता है आ, दीर्घ ई, दीर्घ ऊ, ए, आई और औ। ये कितने होते हैं? ये होते हैं 7। अब देखो, 4 तो ह्रस्व स्वर हो गए और 7 दीर्घ हो गए। अब प्लुत के लिए तो कोई शब्द बचा ही नहीं, तो फिर प्लुत के अंदर कौन सा स्वर आता है? यानी कि ह्रस्व हो गए 4 और दीर्घ हो गए ये 7। तो 7 और 4 11 हमारे पूरे स्वर थे। 11 के अंदर तो इन 2 ही को आ गए। फिर ये प्लुत कहाँ से आएगा? प्लुत के अंदर कौन सा आएगा? प्लुत कितने प्रकार के होते हैं? प्लुत होते हैं 8 प्रकार के। ये 8 प्रकार कौन कौन से हैं? प्लुत के अंदर कौन कौन से यानी कि स्वर आएंगे? एक तो ये ए हो गया और 7 ही है तो 8 आएंगे। अब बाकी इन 3 को क्यों नहीं लिया जाता? यानी कि एक तो ई, एक ऊ और एक री। इन 3 को प्लुत के अंदर शामिल क्यों नहीं किया जाता? क्योंकि जैसे ई यानी कि प्लुत का मतलब कि एक स्वर को, अगर एक स्वर को 3 बार बोले उतना समय प्लुत के अंदर लगता है। जैसे कई संगीत के अंदर जो भजन गायक कलाकार होते हैं वो कई प्लुत ध्वनियों का जैसे उच्चारण करता है पहले। यानी कि प्लुत, जैसे प्लुत का साइन कैसा होता है? इसकी तरह, इस ओम, इस 3 की तरह इसका साइन होता है। यानी कि अगर हम स्वर को 3 बार बोले जितना समय प्लुत के अंदर लगता है। जैसे एक है मैया, मैया। इन चिन्हों को क्या बोलते हैं? अपूर्ण चिन्ह। यानी ये अभी जारी है, ये अभी जारी है। जैसे मैया, ये अभी
जारी है। इस प्रकार के इसका साइन होता है इस टाइप का, इस प्रकार का साइन होता है, यानी डैश 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 इस प्रकार से। इसका ये प्लूत है, जैसे मानो कि ये कोई रात्रि में जैसे ही कोई पटाखा छोड़ता है, जिस उसका ब्लास्ट होता है, उसके बाद जो गर्जन सी रहती है आकाश के अंदर, उसे ही हम प्लूत ध्वनि का रूप देते हैं। जैसे कोई कुआं है, उस कुएं के अंदर हम कोई चीज़ गिराते हैं और जो धम धम की आवाज़ आती है उसे हम प्लूत रूप देते हैं। जैसे खाली कमरा है, उसके अंदर हम बोलते हैं और ये कमरा जैसे गूंजता है, कंपन करता है, वही क्या है, प्लूत ध्वनि। अब प्लूत ध्वनि के अंदर 8 स्वर आते हैं। 8 स्वर में एक तो ए, एक आ, एक ई, एक बड़ा ऊ, ए, आई और औ। ये कैसे आते हैं, यानी कि ये 3 क्यों नहीं आते, तो छोटे वाले ई। हम छोटे वाले ई को जैसे प्लूत रूप बनाते हैं, प्लूत रूप बनने से पहले ये बड़ी ई के अंदर बदल जाती है, इसलिए हम इसको प्लूत के अंदर शामिल नहीं करते। और इस छोटा ऊ को जैसे ही हम प्लूत बनाते उससे पहले ये बड़ा ऊ बन जाता है, इसलिए इसको प्लूत नहीं बनाते। और ये जो री है, अगर हम री का प्लूत बनाएंगे तो ये री प्लूत बनने से पहले दीर्घ री में बदल जाती है, जो संस्कृत के अंदर होती है, हिंदी के अंदर होती नहीं। इसलिए इन तीनों को प्लूत के अंदर शामिल नहीं किया जाता और इनको शामिल किया जाता है ओनली। अगर हम इस ए की बात करें तो ए को हम कितनी देर तक बोलो, इसका ए का ए ही रहता है, आ नहीं बनता। यानी कि ए को कितना ही लंबा बोलो, इस ए का ए ही रहता है, आ नहीं बनता, इसलिए इसको प्लूत के अंदर शामिल किया जाता है। इसलिए इसकी संख्या 8 होगी। प्लूत की संख्या कितनी होगी, 8। ध्यान से देखना, एक तो ए और एक आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, आई, ओ और औ, ये हो गया प्लूत के अंदर। इस प्रकार से आपका क्लियर हो गया है। अब इसके बाद हम स्वर का दूसरा प्रकार देखते हैं। कौन सा, क्रिया की क्रियाशीलता के आधार पर। जी हाँ की क्रियाशीलता के आधार पर। किसकी, जी हाँ मतलब जीव, जीव की क्रियाशीलता के आधार पर। यानी कि कोई स्वर ऐसा है जो जीव के आगे वाले भाग से बोला जाता है, कोई स्वर ऐसा है जो जीव के मध्य वाले भाग से बोला जाता है, कोई स्वर ऐसा है जो जीव के पीछे वाले भाग से बोला जाता है। यानी कि यहाँ कोई घर है, ये माना कि कोई घर है, ये माना कि कोई घर है। अब यहाँ से कोई दौड़ की प्रतिस्पर्धा चालू होती है, यहाँ से अलग अलग प्रतिभागी ने भाग लिया। इसके अंदर कोई प्रतिभागी ऐसा है जो यहाँ तक पहुँच गया, कोई प्रतिभागी ऐसा है जो यहाँ तक पहुँच गया, कोई प्रतिभागी ऐसा है जो यहाँ तक पहुँच गया। अब जो सबसे पहले पहुँचा यहाँ पर उसको बोलेंगे अग्रे, यानी कि आगे, इसको क्या बोलेंगे, अग्रे। और जो दौड़ता दौड़ता मध्य में पहुँचा उसको बोलेंगे मध्य, और जो सबसे पीछे रहेगा उसको बोलेंगे पश्चे। यानी कि ये जीव है। अब जीव के जो आगे वाले भाग से बोले जाते हैं, जो स्वर जीव के आगे वाले भाग से बोले जाते हैं उसे अग्र स्वर कहते हैं, और जो स्वर जीव के मध्य वाले भाग से बोले जाते हैं उसे मध्य स्वर कहते हैं, और जो स्वर जीव के पीछे वाले भाग से बोले जाते हैं उसे पश्चे स्वर कहते हैं। इनकी आगे आपको समझ में, इसको इसका अग्र नाम कैसे पड़ा, इसका मध्य नाम कैसे पड़ा, इसका पश्चे नाम कैसे पड़ा। अब देखो इनके अंदर कौन कौन से स्वर को शामिल करेंगे। जैसे यहाँ पर दिया है मध्य स्वर, यहाँ पर दिया अग्र स्वर, यहाँ पर दिया पश्चे स्वर। अब सबसे पहला एक ही नाम याद रखना आपको, ये मध्य। अगर घर के अंदर सबसे छोटा कोई व्यक्ति होता है, सबसे छोटा बच्चा होता है, उसको हम कहाँ पर रखते हैं, सभी के मध्य, यानी सभी के बीच में रखते हैं। अगर हमारे घर के अंदर कोई भी छोटा बालक है तो उसको हम सबसे मध्य रखेंगे। इसलिए सबसे इसके अंदर क्या सबसे छोटा ए, इस ए को हम सबसे मध्य में रखते हैं। अब देखो, अब इसका एक तरीका अग्रस्वर। अग्रस्वर यानी जिसका उच्चारण करते समय एक की ध्वनि आती है, जैसे एक मिस एक, एक मिस एक, ए मिस एक, ए मिस एक, हो गया। अब इस पश्चे स्वर की बारी में देखो, जिसका 3 की डिजाइन बनाकर लिखा जाए, जैसे 3 की डिजाइन बनाकर लिखा जाए उसे 3 नंबर पर लिखते हैं। यानी जिसको बनाने में 3 जैसी डिजाइन बनानी पड़े, जैसे आँख को बनाया 3 की डिजाइन बनाना पड़ता है,
ऊ को लिखते हैं तो 3 की डिज़ाइन बनाना पड़ता है, बड़ा ऊ को लिखते हैं तो 3 की डिज़ाइन बनाना पड़ता है, ओ को लिखते हैं तो 3 की डिज़ाइन बनाना पड़ता है, औ को लिखे तो 3 की डिज़ाइन बनाना पड़ता है, इसलिए यह 3 नंबर में आएगी, यानी कि 25 ओवर के रूप में ये लिखा जाएगा। हो गया। यानी कि मध्य सबसे छोटा होता है उसको मध्य में, जैसे ए को लिख दिया। और अग्र आगे, यानी कि जिसके अंदर एक की ध्वनि आती है, जैसे इकमिस एक, ईमिस एक, एमिस एक, एमिस एक, यानी कि इधर 5 है तो इधर 5 करने के लिए हर एक को शामिल और कर दिया। इस तरह आपको ये समझ में आ गया, यानी कि जी हाँ की क्रियाशीलता के आधार पर। अब तीसरा प्रकार देखो स्वर का। तीसरा प्रकार कौन सा है, यानी कि ओष्ठ की गोलाई के आधार पर, यानी कि होठों की गोलाई के आधार पर। यानी कि आप प्रकार लेके चाप लगाने लग जाओगे हमारे होठ गोल है या नहीं, वो नहीं, होठ ओष्ठ की गोलाई के आधार पर। किसकी गोलाई के आधार पर, होठों की गोलाई के आधार पर। कितने हैं, एक तो वर्ताकार स्वर और एक अवर्ताकार स्वर। यानी कि मुंह गोल हो, होठ गोल हो, ऐसा प्रतीत हो, उन स्वरों को वृत्ताकार स्वर कहते हैं। और जिनमें होठ गोल ना हो उसको अवृत्ताकार स्वर कहते हैं। इसके अंदर कौन कौन से हैं, अब देखो, ये तो सीधी सी बात है, इसके अंदर आप आराम से इसको अगर बोलेंगे तो इसका पता चल जाएगा कि वृत्ताकार कौन सा है। वृत्ताकार के अंदर आपको इन 4 का ध्यान रखना है। जैसे एक तो ऊ, छोटा ऊ, एक बड़ा ऊ, एक ओ और एक औ। इन 4 के बारे में ध्यान रखना और बाकी के इसके अंदर लिख देना है। इसके अंदर ज़्यादा कुछ नहीं है, यानी कि वृत्ताकार के अंदर आपको 4 का पता होना चाहिए कि 4 किसके अंदर आएंगे और बाकी के इसके अंदर लिख देंगे। यही वृत्ताकार का मतलब है। यानी कि जिन स्वरों को बोलते समय होठ वृत्ताकार होते हैं उसे वर्तमुखी या वृत्ताकार स्वर कहते हैं, और जिन स्वरों को बोलते समय होठ वृत्त के आकार के नहीं होते उन्हें अवर्ताकार स्वर कहते हैं। ये हो गया। अब देखो मुख आकृति के आधार पर, यानी मुख की आकृति के आधार पर, मुख की आकृति के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण यह किस प्रकार से है। पहला है संवरित, दूसरा अर्धसंवरित, तीसरा विवरित, चौथा है अर्धविवरित। ये किस प्रकार से होते हैं। संवरित का मतलब बंद, अर्धसंवरित का मतलब आधा बंद, विवरित का मतलब पूरा खुला, अर्धविवरित का मतलब आधा खुला। अब इसका देख दे, इसका क्या मतलब है, बंद है, पूरा बंद, इसका मतलब आधा बंद। विपरीत का मतलब पूरा खुला, अर्धविपरीत का मतलब आधा खुला। अब जो ये था कौन सा, जी हाँ की क्रियाशीलता के आधार पर, इसके अंदर आपने ए का ध्यान रखा, जैसे ए का ध्यान रखा तो यहाँ पर आ का पता होना चाहिए। जैसे विपरीत का मतलब खुला, यानी कि हम जैसे किसी छोटे बच्चे को डॉक्टर के पास लेकर जाते हैं, बच्चा समझदार नहीं है और वो अगर डॉक्टर उसको बोलेगा कि बेटा मुंह खोलो तो वो नहीं खोल पाएगा। हम जाते हैं ना कहीं बच्चे को लेकर डॉक्टर में, तब डॉक्टर क्या तरीका अपनाता उसी के दौरान कि बच्चे को डॉक्टर बोलता है कि बेटा आ करो। अब जैसे ही बच्चा आ करेगा तो उसका पूरा मुंह खुलेगा। बच्चे को ये थोड़ी पता कि जैसे मैं आ करूँगा तब मेरा मुंह खुल जाएगा, वो जैसे आ करता है उसका पूरा मुंह खुल जाता है। इसलिए आ को विपरीत स्वर कहते हैं, यानी कि खुला स्वर कहते हैं। अब आ की आदि स्थिति यानी ए प्लस ए बराबर क्या होता है आ, यानी कि आ पूरा खुला है, पूरा का आधा, आधा खुला और आधा खुला यानी पूरा खुला। तो इसलिए ए को यहाँ पर अर्धविपरीत के अंदर रख देंगे। कहाँ पर, अर्धविपरीत के अंदर रख देंगे। जैसे आगे समझ में, यानी कि विपरीत में पूरा खुला, अर्धविपरीत में आधा खुला, तो इसलिए आ का तो विपरीत के अंदर खुला के अंदर रख दिया और विपरीत स्वर के अंदर ए को रख दिया। अब एक बार आपको जो ई से लेकर रे तक है इसको संवरित के अंदर यानी बंद स्वर के अंदर हम इनको रख देते हैं। संवरित के अंदर यानी बंद स्वर के अंदर रख देते हैं। और जो ये 4 बचे हैं जैसे ए, आई, ओ और औ, इन 4 को एक बार रख दें। अब इनको जैसे
ये भी एक की भागीदारी में बनता है और ये भी बनता है। तो एक काम करते हैं, इन दोनों को एक एक को रख दीजिए। एक को अर्ध सवर के अंदर रख दिया, एक को अर्ध विपरीत के अंदर रख दिया। जैसे एक को यहाँ पर रख दिया, आई को यहाँ पर रख दिया, ओ को यहाँ पर रख दिया, औ को यहाँ पर रख दिया। ये आ गया आपके समझ में। इस तरह से आप इसे आराम से बना सकते हो, इसके अंदर कोई ज़्यादा कुछ दिक्कत वाली बात नहीं है। आगे समझ, जैसे विपरीत है, विपरीत मतलब विपरीत का मतलब खुला, अर्ध विपरीत का मतलब आधा खुला, संवृत का मतलब बंद, अर्ध संवृत का मतलब आधा बंद। यानी कि आप इनका अगर अर्थ समझ में आएगा तो आप इसे आसानी से कर सकते हो, इसके अंदर ज़्यादा कुछ भेद वाली बात नहीं। यानी कि आप इनका ध्यान रखो, ई बड़ी ई, ऊ बड़ा ऊ और री, इसको संवरित सवर के अंदर रख दो, यानी बंद सवर के अंदर रख दो। फिर विपरीत यानी खुला, यानी आ का ध्यान पता रखो, और विपरीत की आदि स्थिति अर्ध विपरीत इसके अंदर रख दो। ये चार है, इनको एक इसमें, एक इसमें, एक इसमें और एक इसमें, ये हो गया। अब स्वर का 5वां प्रकार है, कौन सा? उच्चारण के आधार पर। कौन सा? उच्चारण के आधार पर। यानी कि एक तो है अनुनासिक स्वर और एक है निर्नुनासिक स्वर। यानी जैसे 11 स्वर है पूरे, कितने? 11। इन 11 के ऊपर अगर हम चंद्र बिंदु लगाएंगे तो वो तो आ जाएंगे अनुनासिक के अंदर, और जिनके अंदर कुछ नहीं आएंगे, कुछ नहीं लिखा जाए, जैसे ए लिख दिया, आ लिख दिया, ई लिख दी, या ई, ऊ, री, ए, आई, ओ, औ। यानी जिसके अंदर ना तो कोई चंद्र बिंदु हो ना कुछ और हो, तो वो तो आएंगे निर्नुनासिक के अंदर। और जिसके अंदर जैसे ये है, ए के ऊपर चंद्र बिंदु आ गया तो ये अनुनासिक हो गया। जैसे आ पर भी चंद्र बिंदु आ जाएगा, ई पर भी चंद्र बिंदु आ जाएगा। जिसके अंदर ये है, जैसे इसके अंदर ये आ गई, इसके अंदर एक बिंदु लगाएंगे। जैसे ऊपर चंद्र बिंदु, इस ऊपर इस पर भी चंद्र बिंदु, री पर इस पे चंद्र बिंदु, ए पर इस पे चंद्र बिंदु, और इस एक ए पर अगर मात्रा तो एक बिंदी, और ओ पर अगर ओ पर भी मात्रा तो एक बिंदी, औ पर भी मात्रा है तो एक बिंदी। इस प्रकार से ये अनुनासिक स्वर बनाए जाते हैं, और निर्नुनासिक स्वर के अंदर कोई चंद्र बिंदु नहीं आता। उच्चारण के आधार पर इस तरह के होता है। अब 6वां प्रकार है, यानी कि स्वर वर्ण का 6वां प्रकार कौन सा? जाति के आधार पर। जाति के आधार पर कितने प्रकार है? 2 प्रकार। पहला कौन सा है? सजातीय, सजातीय स्वर, और एक है दूसरा विजातीय। सजातीय, सजातीय और विजातीय, यानी समान जाति का, और ये है असमान जाति, असमान जाति का। अब इसके अंदर समान जाति का, यानी जैसे ई और बड़ी ई, ये समान जाति का है। ऊ और बड़ा ऊ, ये समान जाति का। जैसे ई और ऊ, ये असमान जाति का आ गया। इस तरह से अगर आपको एग्जाम के अंदर कोई एग्जामिनर प्रश्न पूछता है, वो किस प्रकार से पूछता है? जैसे यहाँ पर दे दिया कि समान जाति के स्वर कौन कौन से हैं? ये हो गया कौन कौन से समान जाति के स्वर कौन कौन से हैं। अब इसके अंदर आपको अ के अंदर दे दिया ई प्लस ए, ब के अंदर दे दिया ई प्लस ओ, स के अंदर दे दिया ई प्लस ई, और द के अंदर दे दिया ए प्लस ओ। इनमें से समान जाति का कौन सा? स है, यानी ई प्लस ई, ये समान जाति का। इस प्रकार से आपको
आराम से इनको समझना है। एक बार फिर से इसकी चर्चा करते हैं कि हमने आज जो स्वर वर्ण के प्रकार पढ़े थे वो कौन कौन से हैं। जैसे एक तो मात्रा में लगने वाले समय के आधार पर ये कितने प्रकार का 3 हो गए। कौन सा? ये तो ह्रस्व स्वर, ये दीर्घ और प्लुत। इनके अंदर दे दिया ह्रस्व के अंदर ई, एक तो ए, एक लघु ई, एक लघु उ और एक री। दीर्घ के अंदर आ, दीर्घ ई, दीर्घ उ, ए, आई, ओ और अब। ये कितने? 7 है। प्लुत के अंदर एक तो ए और 7 दीर्घ वाले 8 हो गए हैं। फिर जो दूसरा प्रकार है जिह्वा की क्रियाशीलता के आधार पर, यानी कि अग्र स्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर, यानी कि घर में सबसे छोटा उसको मध्य में रखेंगे यानी ए। और अग्र स्वर के अंदर ई, दीर्घ ई, ए, आई और री। पश्च स्वर के अंदर आ, उ, बड़ा उ, ओ और औ, ये आ गए। फिर ओष्ठ की गोलाई के आधार पर वर्ताकार और अवर्ताकार। वर्ताकार के अंदर आपको 4 का पता रखना है, जैसे उ, बड़ा उ, ओ और औ। और अवर्ताकार के अंदर जैसे ए, आ, ई, दीर्घ ई, री, ए और आई, ऐसा हो गया। अब मुख्य आकृति के आधार पर, मुख्य आकृति के आधार पर स्वरित स्वर, स्वरित का मतलब बंद। अर्धस्वरित, अर्धस्वरित का मतलब आधा बंद। विवरित स्वर, विवरित का मतलब खुला। अर्धविवरित यानी आधा खुला। इसके अंदर स्वरित के अंदर ई, दीर्घ ई, उ और दीर्घ और री। अर्धस्वरित के अंदर ए और ओ। विवरित के अंदर आ। अर्धविवरित के अंदर ए और औ, ये हो गया। फिर आ गया उच्चारण के आधार पर, कौन कौन सा? अनुनासिक और निर्नुनासिक। जिसके ऊपर चंद्र बिंदु है उसको तो अनुनासिक स्वर कहते हैं, और जिन स्वरों के ऊपर कोई अनुनासिक चिन्ह नहीं है उसे निर्नुनासिक स्वर कहते हैं। अब जाति के आधार पर समान जाति के और असमान जाति के, जैसे सजाति और विजाति। कितने आपको पूछ लिया कि जाति के आधार पर स्वरों के कितने भेद है। जाति के आधार पर स्वरों के कितने भेद है? 2 भेद है। कौन कौन से? एक तो सजातीय और एक विजातीय, यानी कि समान जाति के और असमान जाति के। इस प्रकार से होते हैं। समान जाति के 3 जोड़े हैं। कौन कौन से? एक तो ए और आ का जोड़ा, एक ई और बड़ी ई का जोड़ा, एक उ और बड़ा उ का जोड़ा। इस प्रकार से 3 जोड़े सजातीय स्वर के माने जाते हैं। इसके बाद हम व्यंजन की चर्चा करेंगे। अगली जो क्लास आएगी उसके अंदर हम व्यंजन की चर्चा करेंगे। ये क्लास आपको बहुत पसंद आएगी। इस क्लास को आप 2-3 बार देखना। ये जो अगर आप वर्ण विचार को पूरा ध्यान से पढ़ लोगे तो आपको संधि, जो आने वाली जो टॉपिक है संधि, वो आराम से समझ में आएगा। यानी कि संधि के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वर्ण विचार। वर्ण विचार को जिसने आराम से सही पढ़ लिया उसके लिए संधि ज़्यादा कोई हार्ड नहीं है। संधि के अंदर यही सबसे बेसिक बातें हैं जो वर्ण विचार के अंदर आती हैं। वर्ण विचार यानी कि वर्ण विचार ही संधि के लिए सबसे ज़्यादा बेहतर है। अगले कक्षा में हम व्यंजन वर्ण की बात करेंगे। ये क्लास देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।